गुड डे गर्ल्स। प्रथम वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में मैं निशा माथुर, सह आचार्य विषय गृह विज्ञान, आप सबका स्वागत करती हूँ। गर्ल्स, आज का हमारा जो विषय है या जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग एजेंट्स या ब्लीचिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक। आप सबने ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में सुना होगा या विरंजकों के बारे में सुना होगा। ये क्या होते हैं? वस्त्रों पर कई बार कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थ यानी जो साबुन हैं या जो डिटर्जेंट्स हैं उनसे नहीं हट पाते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए या उन्हें हटाने के लिए, उन दाग धब्बों को हटाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के विरंजकों या प्रतिकर्मकों का उपयोग करना पड़ता है और इन्हीं विरंजकों के द्वारा वस्त्र पर सफ़ेदी लाई जाती है। इन्हीं की सहायता से वस्त्र पर लगे अनचाहे रंगों के दाग धब्बे भी हटाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सफ़ेद कपड़े या वाइट जो क्लोथ्स हैं उनको लगातार धोते हैं तो वो लगातार उपयोग से और साबुन का प्रयोग करने से पीले पड़ने लगते हैं या उनकी सफ़ेदी कम होने लगती है। तो इन पर पुनः सफ़ेदी लाने के लिए हम इन ब्लीचिंग एजेंट्स का ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि वस्त्र पुनः सफ़ेद हो जाते हैं। वस्त्रों की बुनाई के समय भी इसमें कई प्रकार के अवांछित दाग धब्बे, ग्रीस, तेल, मिट्टी, धूलकण आदि लग जाते हैं और वस्त्र मटमैले हो जाते हैं। विरंजक की क्रिया से हम इस मटमैलेपन को और पीलेपन को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ वस्त्रों पर सफ़ेदी भी ला सकते हैं और साथ ही साथ दाग धब्बे भी हटाए जा सकते हैं। यदि हमको विरंजकों की परिभाषा देनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि बुनाई के दौरान वस्त्र पर लगे दाग धब्बों के कारण वस्त्र मटमैले और पीले हो जाते हैं। उनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूलकण, मिट्टी, रंग और धातुओं के दाग भी लग जाते हैं। वस्त्रों के मटमैलेपन, पीलेपन और दाग धब्बों को हटाने और अशुद्धियों से मुक्त करने, साथ ही साथ उन पर सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। और इस विरंजन क्रिया को संपन्न कराने के लिए जिन तत्वों और पदार्थों की सहायता ली जाती है उन्हें हम विरंजक या ब्लीचिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी वस्त्रों को सफ़ेद करने का कार्य किससे हो सकता है? विरंजकों से या ब्लीच के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यह कार्य प्राचीन समय से होता आ रहा है। इसके लिए वस्त्रों को धोने के बाद अंतिम बार पानी में से जब हम उसको रिंस करते हैं, धोते हैं, उस समय उसमें इस ब्लीच को मिला देते हैं। यह वस्त्रों पर से रंगीन धब्बे हटाने की विधि है। सफ़ेद वस्त्रों को और अधिक चमकदार बनाने के लिए यह विधि सर्वोपरि व सर्वोत्तम रहती है। यदि हम विरंजकों के प्रकार की बात करें या टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि विरंजक दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सीकारक विरंजक यानी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, और दूसरी होती है अपचयन विरंजक या अवकारक विरंजक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग ब्लीचेस। ठीक है, यहाँ पर हम वन बाय वन लेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीकारक ब्लीच। वस्त्र के धब्बों से मिल जाती है और जिससे एक कलरलेस, रंगहीन कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बन जाता है। साधारण और धब्बे लगे हुए वस्त्रों को ज़्यादातर ऑक्सीकृत किया जाता है या ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा उन पर ब्लीच की जाती है, जिससे कि वस्त्र अधिक स्वच्छ हो जाते हैं। अब ये जो ऑक्सीकारक जो ब्लीचिंग है वो कई प्रकार की है। उसमें सबसे पहली है खुली हवा और सूर्य का प्रकाश। तो स्वच्छ खुली हवा और सूर्य का प्रकाश हमें प्रकृति का सबसे सस्ता और प्राचीन विरंजक प्राप्त हुआ है। वस्त्रों को सूर्य के प्रकाश में सुखाने से सफ़ेद वस्त्र अधिक स्वच्छ और चमकदार हो जाते हैं। भारत के कई प्रदेशों में आज भी वस्त्रों को घास पर फैलाकर सुखाया जाता है, क्योंकि वस्त्रों को घास से क्लोरोफिल की उपस्थिति से विरंजक की प्रक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा विरंजक है, ये प्राकृतिक विरंजक है। खुली हवा, सूर्य का प्रकाश, नमी और हरी घास, ये सभी प्राकृतिक विरंजक हैं जिनमें दाग धब्बों को छुड़ाने की विलक्षण क्षमता होती है। वस्त्रों पर से दाग धब्बे हट जाते हैं और पीले और मटमैले वस्त्रों पर सफ़ेदी या उज्ज्वलता आ जाती है। प्राचीन काल में भी लोग घास पर वस्त्रों को फैलाकर धूप में सुखाकर इन पर सफ़ेदी लाने का कार्य करते थे। धूप में श्रेष्ठ विरंजक गुण विद्यमान रहता है, और आपने भी घर पे भी आप किया होगा कि जब हम वाइट वस्त्रों को जब हम धूप में सुखाते हैं या नील लगाकर सुखाते हैं, तो उनको यदि हम धूप में सुखाएं तो उसके अंदर चमक ज़्यादा आती है, बजाय कि उसको यदि हम छाया में सुखाएं। धूप में क्योंकि श्रेष्ठ विरंजक का गुण विद्यमान होता है। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जो कि हमको प्रकृति से प्राप्त है तो हमें इसका कोई दाम नहीं देना होता, यानी इसकी कोई कीमत हमें नहीं चुकानी होती है, और यह सहजता और सरलता से उपलब्ध होने वाला विरंजक है। वस्त्र को धोकर खुली हवा और धूप में सुखाने से इसकी सफ़ेदी में वृद्धि हो जाती है। खुली हवा में हरी घास पर और गीले वस्त्रों को फैलाने से वायु की ऑक्सीजन स्वतंत्र होकर वस्त्र पर क्रिया करती है और दाग धब्बों के साथ मिलकर उन्हें, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक कलरलेस कंपाउंड बना देती है। और घास में जो क्लोरोफिल होता है वो इसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है और विरंजक की क्रिया को शीघ्रता से संपन्न करता है, जिससे दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। वस्त्रों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद तुरंत धूप से हटा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार यदि हम विरंजन के चक्कर में या ब्लीचिंग के चक्कर में लगातार अगर धूप में रखेंगे तो धूप के प्रभाव से रेशे कमज़ोर भी पड़ सकते हैं और अगेन उनके अंदर पीलापन भी आ सकता है। तो जब आपका वस्त्र सूख जाए तो आप उसको तुरंत वहाँ से हटा लें। दूसरा जो इसका प्रकार है ऑक्सीकारक विरंजक का, वो है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसको हम जेवेलियन वाटर भी कहते हैं। इसका निर्माण हम घर पर भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। उबलता हुआ पानी आधा लीटर, ठंडा पानी 2 लीटर, कपड़े धोने वाला सोडा जो आता है वो 250 ग्राम, और क्लोराइड ऑफ लाइम यानी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपका 250 ग्राम, जिसको हम चूना भी कहते हैं। और विधि क्या है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में धोने वाला सोडा मिलाकर एक बर्तन में रख लेते हैं। ठंडे जल में इस चूने को 2 से 3 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से भीग जाता है तो इसके स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लिया जाता है और उसे फिर हम सोडे के घोल में मिला देते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट जो अवशेप होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसके स्वच्छ जल को निथार कर और छान कर हम अलग कर लेते हैं और इसको हम बॉटल में भर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो बॉटल है वो आपकी कलर वाली होनी चाहिए। वाइट बोतल के अंदर ये वापस विरंजक का कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं जेवल वाटर या स्वच्छ जल। इसका संग्रह हमको कहाँ करना है, कलर्ड बोतल में रखना ही है, साथ ही साथ इसको हम ठंडे और अंधेरी जगहों में करना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये नष्ट हो जाते हैं या इनका क्षय हो जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट एक तीव्र और प्रभावशाली विरंजक होता है, अतः उपयोग करने के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा को अधिक जल में मिला लेना चाहिए, यानी इसको डाइल्यूट करना चाहिए। इसका उपयोग सूती और लिनन वस्त्रों पर किया जाता है। प्रयोग के बाद वस्त्र को अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल में रिंस कर लेना चाहिए, खंगाल लेना चाहिए, और अज्ञात दाग तथा अन्य किसी विधि से न छूटने वाले दाग धब्बे इस जेवल वाटर से या सोडियम हाइपोक्लोराइट से आसानी से छूट जाते हैं। आगे भी हम जब दाग धब्बों वाला चैप्टर करेंगे वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट वहाँ पर कितना काम आता है दाग धब्बों को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सावधानी रखनी है वो ये है कि इसको ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अतः इसका प्रयोग इन वस्त्रों पर निषिद्ध समझा जाना चाहिए। राइट।
तो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो ब्लीच है उसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे? सूती और लिनन वस्त्रों पर। इसका जो संग्रह करेंगे वो हम रंगीन कलर वाली बोतल में और ठंडे और अंधेरे स्थान के ऊपर इसका संग्रह करेंगे। और जहाँ जहाँ पर हमको इसका प्रयोग करना है इसको हम स्वच्छ जल में लेकर के डाइल्यूट करके इसका प्रयोग हमें करना होगा। ठीक है, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सॉरी, नो इट्स नॉट सोडियम परऑक्साइड बट इट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं H2O2। ये जो है ये एक तीव्र प्रक्रिया करने वाला विरंजक होता है, क्योंकि यह शीघ्रता से ऑक्सीजन विमुक्त कर लेता है, यानी ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और इसका उपयोग हम सूती, रेशमी या ऊनी वस्त्रों पर कर सकते हैं। डाइल्यूट यानी तनु अवस्था में यह वस्त्र को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, किंतु यदि हम इसके सांद्र घोल का प्रयोग करें, कॉन्सेंट्रेटेड घोल का प्रयोग करें, तो वह वस्त्रों के लिए हानिकारक हो सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करने के पश्चात वस्त्रों को तुरंत स्वच्छ जल में धो लेना चाहिए। और इसके द्वारा जो हम कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं? जहाँ पर हमको वस्त्रों पर से पीलापन हटाना होता है। तो आपने जितने भी आला, ब्लीच और ये सब देखे होंगे, ये सब क्या हैं? सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक प्रकार का मृदु यानी तनु प्रकार का विरंजक है और तीव्र गति से क्रिया करता है और शीघ्रता से जल और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसका फॉर्मूला है H2O2, और ये विखंडित जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है? जल में और ऑक्सीजन में, यानी इसमें ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है। और यह ऑक्सीजन विमुक्त होकर अति शीघ्रता से क्रिया करता है और वस्त्रों का पीलापन दूर कर देता है। यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड के घोल में यदि हम वॉशिंग सोडा यानी जो आपका धोने वाला सोडा है, कपड़े धोने वाला सोडा या अमोनिया मिला दें तो इसकी क्रियाशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगेन इसका उपयोग या प्रयोग हमें सूती और लिनन वस्त्रों पर से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि धोने वाला सोडा और अमोनिया के प्रयोग से जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। और इस एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग हमको रेशमी और ऊनी वस्त्रों पर नहीं कर सकते, इससे अगेन रेशों को क्षति पहुंचती है। तो जब हमको अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करना है तो विदाउट धोने वाला सोडा और अमोनिया के जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तब तो हम इसको रेशमी वस्त्रों पर और ऊनी वस्त्रों पर और सूती और लिनन वस्त्रों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने इसमें वॉशिंग सोडा मिला दिया या कास्टिक सोडा मिला दिया और अमोनिया मिला दी, तब हमको इसका प्रयोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर नहीं करना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तन में किया जाना चाहिए, क्योंकि धातु के संपर्क में या धातु के संपर्क में आने पर वो बर्तन जो धातु का है वो काला हो सकता है। राइट। नेक्स्ट जो है वो आपका वो है सोडियम परबोरेट। इसका उपयोग अधिकतर धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। सोडियम परबोरेट को जब गर्म पानी में मिलाया जाता है तो उसमें से अगेन ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है, निकल जाती है। और धब्बों पर जब इस सोडियम परबोरेट का घोल लगाया जाता है तो वस्त्र से धब्बा पूरी तरह से साफ हो जाता है। सूती और लिनन वस्त्रों के लिए इस घोल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यदि इसे एनिमल फाइबर्स यानी जो रेशम और ऊनी जो रेशे हैं उन पर यदि हमको इसको प्रयोग करना है तो इसमें हमको क्या मिलाना होगा? एसिटिक अम्ल का प्रयोग करना होगा, ताकि ये अपनी न्यूट्रल हो जाए, ये उदासीन हो जाए और उसका प्रयोग हम जांतव रेशों के ऊपर भी कर सकेंगे। तो ये है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट का जो निर्माण है वो कास्टिक सोडा, बोरेक्स और हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है। जब इसे खोलते जल में मिलाया जाता है यानी उबलते हुए जल में मिलाया जाता है तो ये क्षारीय विरंजक बन जाता है। खौलते जल में एक छोटा चम्मच सोडियम परबोरेट की मात्रा पर्याप्त है और दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इसके घोल का धब्बों पर स्पर्श करना चाहिए, यानी कपड़े को इस घोल में मिलाकर फिर उसको धब्बे के ऊपर रगड़ना चाहिए और उसके बाद में वस्त्र को स्वच्छ जल से खंगाल लेना चाहिए। तो ये है आपका सोडियम परबोरेट।
लास्ट है इसका एक प्रकार जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। आपने सुना होगा लाल दवा का नाम, दैट इज़ सेम पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका प्रयोग आपने कई बार देखा होगा कि गाँव के अंदर जितने भी कुएं होते हैं जहाँ का पानी पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ इसी विधि से उसको ब्लीच किया जाता है। तो इस लाल दवा को हम घाव के लिए भी काम लेते हैं, लेकिन वस्त्र उद्योग में इसको हम विरंजक के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कि सूत्र है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। फफूंदी और पसीने जैसे जटिल धब्बों को यह सरलता से साफ कर देता है। इसका उपयोग दोनों प्रकार के तंतु यानी वानस्पतिक तंतु और जानवर तंतुओं से बने वस्त्रों पर किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म जल में घोला जाता है और घोल में वस्त्र को डुबो दिया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गुलाबी और भूरे रंग का मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण वस्त्रों का रंग हल्का भूरा हो जाता है। और अब इस रंग को भी हमको विरंजित करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिरके के मिश्रण से वस्त्र को हम शीघ्रता से साफ करके उजला बना सकते हैं। तो ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आपका रवे के रूप में यानी दानों के रूप में मिलता है। यदि आपने कभी देखा हो तो अगर गांव में आप रह रहे हैं तो आप किसी से भी अपने बड़े जनों से पूछ सकते हैं। ये दानेदार ऐसा पाउडर जैसा होता है और दानों के रूप में होता है, रवे के रूप में होता है। और इसका बहुत इजीली हम प्रयोग कर सकते हैं कि इसके आधे चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट को हम 1 लीटर पानी के अंदर घोलकर मिश्रण तैयार करते हैं और इस तैयार घोल को दाग धब्बों पर लगा देते हैं और फिर वहाँ से उसको रगड़ कर उन दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है। इसकी प्रक्रिया से जटिल दाग धब्बे भी शीघ्रता से छूट जाते हैं, लेकिन इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो वस्त्रों के ऊपर आ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगेन उस ब्राउनिश जो कलर आ गया है पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, उसको हम ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रयोग से इसको हम स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे आपके ऑक्सीकारक विरंजक यानी ऑक्सीडेटिव ब्लीच। दूसरा जो प्रकार मैंने आपको बताया वो है आपका अवकारक या अपचयन विरंजक, जिनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचेस। अपचयन विरंजक वस्त्रों पर लगे धब्बों पर से ऑक्सीजन को दूर कर देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को हटा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसमें जो कई प्रकार हैं अगेन, तो इसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विरंजक है और ये जो विरंजक है ये जलहीन पाउडर के रूप में बाज़ार में आपको मिल जाता है। सभी प्रकार के वस्त्रों यानी ऊनी, रेशमी, रेयॉन, सिंथेटिक, सूती, लिनन पर से दाग धब्बों को हटाने के लिए ये एक सशक्त और प्रभावशाली रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रतिकर्मक है। वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाने के लिए इसे ठंडे या गर्म जल में घोला जाता है। जब इसे दाग धब्बों पर लगाते हैं तो यह उसकी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे इनके अन्य तत्व भी विघटित होकर अलग अलग हो जाते हैं और दाग धब्बों को साफ कर देते हैं। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को साबुन से धोकर साफ पानी से खंगाल लेना चाहिए, रिंस कर देना चाहिए। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए चाहे किसी भी प्रकार का विरंजक का प्रयोग किया जाए, लेकिन यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि विरंजक क्रिया के बाद सभी वस्त्रों को स्वच्छ जल में खंगाल लें और उनको रिंस कर लें, ताकि इन जो भी हम केमिकल्स यूज़ करें, जितने भी रासायनिक पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रभाव भी नष्ट हो जाए और उसे हम सुखा करके प्रयोग में ले सकें। यदि वस्त्रों में विरंजक की उपस्थिति रह जाती है, ब्लीचेस की उपस्थिति रह जाती है, तो वो रेशे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे और उनकी जो सर्विसेबिलिटी है, जो सेवा क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को हमें क्या करना है? गर्म जल में घोलने पर यह सोडियम मेटाबाइसल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और धब्बे पर से ऑक्सीजन को हटा लेता है।
इनको भी बंद डब्बे में संग्रहित करना चाहिए और ताप और आर्द्रता से यानी नमी से, टेम्परेचर और नमी से इसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह ऑक्सीजन को अवशोषित करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है और उड़ जाता है। तो संग्रहित क्षेत्र में खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। इसका प्रयोग हम और भी जगह करते हैं, स्याही में, घास, पॉलिश, रंग आदि के धब्बे छुड़ाने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा जो विरंजक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है के रूप में है, वो है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड एक मृदु प्रकार का यानी प्रभावशाली अवकारक विरंजक है, तनु प्रकार का है। इसका उपयोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। यह जांतव रेशों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विरंजक है। सोडियम बाइसल्फाइड वस्त्रों के संपर्क में आकर अगेन सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे दाग धब्बों के ऑक्सीजन विघटित हो जाती है और धब्बों के अन्य तत्व भी विघटित होकर पृथक हो जाते हैं, जिससे दाग हट जाता है। प्रयोग के बाद वस्त्र को साबुन या अपमार्जक डिटर्जेंट से साफ करके स्वच्छ पानी में खंगाल देने से धब्बा पूर्णतः साफ हो जाता है। इस घोल में वस्त्र को अधिक समय के लिए डुबोकर नहीं रखना चाहिए और इसकी ब्लीच प्रक्रिया में, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड लगातार निष्कासित होती रहती है, साथ ही वस्त्र के धब्बे से ऑक्सीजन भी दूर हो जाती है। और यदि हम इसका लंबे समय तक इसमें हमने डुबा कर रखा तो निश्चित रूप से जो रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। इसी में एक प्रकार और है सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट है, इसका जो इस ब्लीच का उपयोग हम सूती वस्त्रों पर करते हैं, जिसको बनाने के लिए 1/4 आउंस यानी 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट में 1/8 आउंस यानी 50 ग्राम या 50 मिलीलीटर एसिटिक अम्ल और जल मिलाकर इसको बनाया जाता है। और प्रयोग बिल्कुल सेम है, जैसा हम सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से सोडियम थायोसल्फेट को भी प्रयोग करना है। यदि हम वस्त्रों की ओवर ब्लीचिंग करते हैं, यानी हम उसको विरंजक की अति कर देंगे, तो आवश्यकता से अधिक विरंजन कर लेने से सूती और लिनन वस्त्रों के तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। जैसा हमने उसमें देखा था, वस्त्रों की प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने देखा था कि विरंजक का जो प्रयोग है, हालांकि किन्हीं भी वस्त्रों के ऊपर ज़्यादा प्रयोग इसका हानिकारक माना गया है, लेकिन सूती वस्त्र और लिनन के वस्त्र इससे ज़्यादा कुछ समय तक तो हम इसका आराम से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में इनके तंतु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ तंतु सख्त और कठोर भी हो जाते हैं और रगड़ने पर ये टूट जाते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि इस ब्लीच को निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ पानी के तापक्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमें ब्लीच का प्रयोग कब करना है, ठंडे पानी में या ठंडे ताप का प्रयोग करने पर ये अपनी उत्तम सर्विस देते हैं। तो ये हैं 2 प्रकार के आपके विरंजक वस्त्रों की सफाई के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए और वस्त्रों में से पीलापन हटाने के लिए हम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए।